नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंदेल, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की पीवाईक्यू हम लगा रहे हैं। तो अभी जो चार वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 4 लेक्चर हो गए। आज 5 बाय 81 नंबर से 100 नंबर तक के प्रश्नों को हल करेंगे हम। ये अंतिम वीडियो रहेगा इसका 2025 वाले का। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं ये भी बोलूँ कि आप साथ साथ में अगर चाहें तो ABCD नंबरिंग करके आप लिखते जाएं, कि जिससे कि बाद में आप अपना एक स्कोर भी देख लें कि हमने 20 में से कितने प्रश्न हमारे बिना पढ़े या पढ़ते पढ़ते हमारे कितने सही हुए। तो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका समय भी बच जाएगा। तो गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं अपन। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक, बिरसा मुंडा, इनके बारे में मतलब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर डेट है। जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है एक, तो वो 9 अगस्त को है। मेरी ये थोड़ी सी एक आदत है, इसलिए मेरे वीडियोस लंबे जाते हैं। मेरे दिमाग में एक चीज पढ़ते हैं, दूसरी क्लिक होती है उससे रिलेटेड। उसका एक कारण है कि हम आज मैं बता ही देता हूँ कि हम एक सर से पढ़ते थे, चावला सर से। तो उसमें वो ऐसे ही पढ़ाते थे। वो कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाते थे कि ये वाला टॉपिक खोल लिया पढ़ने लगे। वो बस आ जाते थे क्लास में। बहुत प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, कम से कम जितनी हमारी एज नहीं होगी उतने साल उन्होंने पढ़ाया होगा। तो वो पढ़ाते थे, जैसे वो बोलते थे प्रश्न पूछो। किसी ने पूछ लिया सर हमको अशोक स्तंभ पढ़ा दो, तो अशोक स्तंभ पढ़ाते पढ़ाते स्थापत्य कला पे पहुंच गए। स्थापत्य कला पढ़ाते पढ़ाते वो पढ़ा देते थे एंशियंट की स्थापत्य कला, उसकी गुप्त गुप्त काल की स्थापत्य कला, और फिर आपने जो सारी जितनी प्रकार है स्थापत्य वो पढ़ा दिए। अब लोग पूछते हैं ये कौन सा काल पढ़ा रहे हैं, मध्यकाल पढ़ा रहे हैं, आधुनिक पढ़ा रहे हैं। तो थोड़े से वो गुण मेरे में भी हैं, और जो मेरे साथ पढ़े अगर वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किन की बात चल रही है। तो ये, हाँ सर, अपन टॉपिक पे आते हैं। 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की। यह दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के लिए उलगुलान, इनकी एक क्रांति का नाम है उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह, ठीक। तो ये इनका बिरसा मुंडा आपका आंसर सही होगा। यही है एक नेता, ठीक। अब हम इनके आंदोलन की बात करें तो कि मुंडा विद्रोह है। तो अच्छा, इसमें 2024-25 को वो भी जनजातीय गौरव वर्ष भी मनाया गया है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया होगा। जनजातीय गौरव वर्ष, ये आप लिख सकते हो। मुंडा विद्रोह था, तो इनका मुंडा विद्रोह कब से कब तक रहा है? 1874 से 1900 तक, ठीक। मुंडा विद्रोह चला था। कहाँ चला था? तो आप झारखंड लिख देंगे, ठीक है। अब आपका इसमें इंपोर्टेंट 2-3 चीजें हैं। एक धरती आवा ग्राम उत्कर्ष, वो भी चल रहा है। धरती आवा ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत सरकार का है, तो इसलिए उसका भी पर धरती आवा मतलब धरती के पिता करके उसका मतलब होता है। इस कारण भी ये फेमस हो जाता है कि यहां से और क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। अब हम टंट्या मामा को क्या कौन जानता है भाई? भील है ना। तो हमारे ये तो जानते ही होंगे, इंदौर में जो पढ़ रहे हैं कम से कम वो तो पूरा जानते होंगे। भील जनजाति से पाताल पानी में इनकी समाधि स्थल है। और जल जंगल जमीन के लिए इन्होंने क्या किया है? आंदोलन किया है। इनको जननायक भी बोलते हैं। एक नाम और बोलते हैं जो इनमें से आ सकता है, तो भारतीय रॉबिन हुड। भारतीय रॉबिन हुड, ठीक। तो ये रॉबिन हुड इसलिए बोलते हैं कि ये अमीरों से, मतलब अंग्रेजों को लूट लाट के गरीबों में बांटते थे। एक रॉबिन हुड हॉलीवुड से लिया गया एक वो है। तो भारतीय रॉबिन हुड है ना, इनको बोलते हैं। और इनके इनके बारे में बाकी अब भवरकुआ वाले, भवरकुआ वालों को तो बताने की जरूरत नहीं है। आप भाई भवरकुआ जाके, इवन भवरकुआ का नाम मैं गलत बोल रहा हूँ क्या है, तो इसको देख लेना, ठीक है। रानी दुर्गावती ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी, और इनका विवाह हुआ था
गौड़, गौड़ वंश में, ठीक है, जो गौड़ जनजाति है उनके राजा है गोंडवाना में, वहाँ इनकी शादी हुई थी। इनके बारे में इन्होंने 1674 में अकबर की सेना से लड़ाई लड़ी थी और शहीद हो गई थी। इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेना, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है ये। और बिरसा मुंडा, इनके बारे में अपन पढ़ ही रहे हैं, उलगुलान, महान क्रांति, और या आपका महान कोलाहल, ठीक है, और ये कालिंजर की हैं, और महुआ कोल, ये भी ये आपके कोल विद्रोह से संबंधित हैं। तो ये करके कुछ आपको बुंदेला क्रांति में इनका योगदान रहा है, इसमें इनको पढ़ लेना, संभावना आती है इनकी, है ना। बुंदेला क्रांति 1857, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इनकी हाँ इन्होंने अच्छा व्याख्या भी तो पढ़ दी। नेक्स्ट प्रश्न T20, ये मैं कल भी बात कर रहा था, ये इवन मैं जब भी आपको बताऊंगा मैं इसी तरीके से बताऊंगा कि भाई वर्ल्ड कप हो गया, कोई बड़ी प्रतियोगिता हो गई, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, उसी के ग्राउंड है, हमने कितनी बार क्या कर लिया, वो ये स्पोर्ट से आता है। अब देखो ये मैच सूर्या भाई का कैच देखा होगा, जो लोग क्रिकेट के शौकीन है, सूर्या भाई ने बाजी पलट दी थी, है ना। तो फाइनल में कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, ये क्या अफ्रीका में खेला गया था। जो लोग क्रिकेट के शौकीन है उनका प्रश्न तो गलत हो नहीं सकता, ये तो सही है। 76 रन माने थे इन्होंने। प्लेयर ऑफ द बुमराह जसप्रीत, ये भी सही है, फाइनल में 7 रन से हराया था, ये भी सही है। ये कहाँ हुआ था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने उसके वो करवाया था, जैसे आपने ध्यान दिया हो जब पिच अमेरिका में हुए, कुछ वेस्ट इंडीज में हुए, ऐसे करके, और फिर वो कुछ पिच का अंतर होता था तो खिलाड़ी बदलते थे। तो ऐसा करके आप इसको, अभी जो हो रहे हैं उनको आप पढ़ने, विश्व स्तरीय टूर्नामेंट वगैरह, व्याख्या इसकी ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार रानी दुर्गावती की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 500वीं जयंती थी इसलिए इनसे प्रश्न बन गया। समझ रहे हो इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी 500वीं, किसी की 150वीं, किसी की 100वीं, किसी की 50वीं, किसी की 600वीं। तो वहां क्या होता है, कुछ ना कुछ सरकार अभियान या कुछ ना कुछ करती है। अब वो समसामयिकी का प्रश्न बन गया, वो समसामयिकी ना करके वो क्या पूछ लेते हैं आपसे, प्रश्न समसामयिकी का है, और वो क्या है, इतिहास, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक रूप में जाके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो 50वीं जयंती में मनाने के लिए कौन से कथन सही है पूछ रहा है, अभी तक कई बार गलत, अब ये सही है पूछ रहा है। तो रानी दुर्गावती, आप अपना टिक लगा लीजिए एक बार। अन्न प्रोत्साहन योजना, जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण, मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना, रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक दो, ये यूपीएससी पैटर्न का 70% इन्होंने वहां से लिया है, कि लगभग हम भी पूछे, पर ये 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं और ये बन जाते हैं हमसे इजीली। इसका आंसर देखते हैं, 1 और 2, ठीक। तो ये सही है, अन्न प्रोत्साहन योजना। कल मैंने बताया भी था कि मोटे अनाज, आज अगर हम बुजुर्गों से बोल दें कि मोटे अनाज बहुत पौष्टिक होते हैं, और अपन ने बोल दिया कि कोदो, कुटकी, समा, आपके मक्का, ज्वार, ये सब, तो वो उनके जमाने में वही होते थे, और वो इसलिए मजबूत दिखेंगे आप लोगों को। अब हम उसको फिर से आ रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिलेट, आ गया भाई, मोटे अनाज खाओ ना। अब अपने पहले वही अनाज थे, कोदो, कुटकी, अब हम इनको खत्म, ये कम उपज होने लगी तो क्या करने लगे, हम इनका संरक्षण कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 3900 प्रति हेक्टेयर इस योजना के तहत किसान को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं कि भाई कोदो, कुटकी बोनी करो। तो ये शुरू की थी, करेक्ट है। दूसरा, जबलपुर में स्मारक, ठीक है, ये मदन महल आपने पढ़ा होगा, इसी के बगल में 24 एकड़ या कुछ, इसमें एक मूर्ति बनाने वाले हैं रानी दुर्गावती की, तो वो सही है अपना। अब बाकी फिर तो गलत हो जाएंगे, ठीक, ये नहीं है, छुट्टी भी नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट, मध्य 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान किशोर कुमार सम्मान, ये पूछे जाते हैं, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार होते हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं।
तो हमको क्या करना चाहिए, इन पुरस्कारों की एक और चीज पूछी जाए, आप अपना टिक लगा लीजिए जब तक, राशि पूछी जाती है, ठीक है, किसके नाम पे दिया जाता है उस व्यक्ति से संबंधित, और किसने प्राप्त किया ये पूछा जाता है, 3-4 वर्ष पूछा जाता है कि ये पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है। तो ये 3-4 प्रश्न इनसे बनते हैं, तो इनको पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे कि राजकुमार हिरानी जी को मिला है, उन्होंने बढ़िया बढ़िया मूवीज बनाई है, देख लेना जिनको, पीके, 3 इडियट तो मैं कई बार देख चुका हूँ भैया, है ना, देखना, जिसने नहीं देखी है वो शर्म से, भाई मैं बोल नहीं सकता हूँ क्या करूँ, पर देख लो उसको, ठीक है। वर्ष राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजकुमार, अरे ये तो, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये डेट पूछी जाती है कई बार, को मध्य प्रदेश के 3 गांव, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन, मैं बताऊंगा मेरे को क्यों बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई, उत्कृष्ट प्रयास किए इन्होंने। तो ये इनको दिया गया है, अपना टिक लगा ही दिया होगा। अब इनका अपन ये देख लेते हैं, गुड, इनके जिले देख लेंगे भाई, और क्या, बेस्ट टूरिज्म विलेज प्राणपुर, चंदेरी, ये चंदेरी की बगल में है, हथकरघा के लिए, शिल्प के लिए फेमस है, इसलिए मैं खुश हो रहा था, यहाँ गया हूँ, एक मेरा मित्र भी रहता है इस गाँव में, एक नहीं 2-3 होंगे इसमें। साबरवानी क्या है, छिंदवाड़ा, ठीक है, चंदेरी वालों देख लो, प्रमोट कर रहा हूँ मैं तुमको, जिस दिन वीडियो देखेंगे उस दिन जरूर फोन लगाएंगे चंदेरी, ठीक, चंदेरी। और ये साबरवानी छिंदवाड़ा का, लाडपुरा खास ये ओरछा टीकमगढ़ का है, ये भी बुंदेलखंड में ही है, जो और पुरस्कृत मान्यता मिली है, तो बैठ जाते हैं। ये देखो, ये कहाँ का हो गया, चंदेरी अशोकनगर जिला हो गया, साबरवानी छिंदवाड़ा जिला हो गया, ठीक है, आपका लाडपुरा आपका निवाड़ी में आ गया, ठीक है, और घोघरा इसमें नहीं है, घोघरा आपको मैं बता दूं, पांडुर नाम है एक घोघरा गांव का, घोघरा जलप्रपात है, और एक घोघरा और है जो सीधी जिले में है, ये बीरबल की जन्म स्थली है, सीधी, बीरबल की क्या है, जन्म स्थली, ये अपन ने पढ़ ही लिए। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न था, करंट का भी है, यहां से ये बन सकता है आगे, ठीक, और इसमें से क्या बन सकता है, और तो कुछ बनने लायक, मंदसौर में भी है, शामिल नहीं है, देखो घोघरा नाम के बहुत गांव मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, बढ़िया प्रश्न है, ये अभी अभी शुरू हुआ है, ये अभी दूसरा सेकंड इस साल था, इसका मतलब 2024 में फर्स्ट अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है, आप अपना उत्तर लगा लीजिए। अच्छा, आप तो यार रोक के भी लगा सकते हो उत्तर, तो मैं क्यों रोकूं, लगा लेना, ठीक है। इसका 23 सितंबर होना चाहिए, चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे की होगी, लिखा है, ओके। पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है, इसलिए इस दिन को हमने क्या मनाने लगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इससे संबंधित आप फिर वही सब पढ़ लेना, प्रज्ञान, रोवर, लैंडर, क्या क्या है इसमें, कौन गया, कब आया, कब क्या हुआ, ये पूरा इंपोर्टेंट प्रश्न, इंपोर्टेंट चीजें हैं, तो ये आप पढ़ लेना। अब जैसे अब जो बाकी की डेट्स दी हैं ये भी आप एक बार देख लेते हैं, कोई इंपोर्टेंट तो नहीं है वैसे। इंपोर्टेंट 23 मई कछुआ दिवस है, 23 नवंबर को कछुआ दिवस, खरगोश दिवस भी हो सकता है ना, कछुआ खरगोश की कहानी सुनी हुई हो तो कछुआ दिवस है। और 23 सितंबर इंपोर्टेंट नहीं है, पर सांकेतिक भाषा दिवस है। और 23 नवंबर को कोई सा दिवस, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, काजू दिवस, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल। नेक्स्ट चलते हैं, पर ऑप्शंस को ध्यान देना चाहिए हमको, अगर इस तरीके से याद हो जाता है तो क्या दिक्कत है। जैसे कि देखेंगे कि आपके बहुत सारे जो दिवस हैं वो ऐसे याद कर लो कि एक ही डेट में पढ़ने वाले कर लो, फिर उनके अलग अलग मंथ याद कर लो,
फिर नेक्स्ट में चलते हैं अपन। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, बहुत बढ़िया प्रश्न है, गुड, शानदार प्रश्न। ये प्रश्न आना चाहिए, ये पर्यावरण वाले प्रश्न। अभी वो अरावली को लेके कितना पता नहीं क्या क्या कोई वीडियो कुछ बना रहा है, क्या बना रहा है उसके, मैं बता रहा हूँ अरावली से एक प्रश्न जाएगा इस बार, वैसे भी आता है वो। हमारे देश की सबसे, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, उससे प्रश्न वैसे भी आते हैं। पर अब इस बार संभावना मैं बता रहा हूँ 100% है, ऐसे ही निकालते हैं प्रश्न। अब वो पर्यावरण का मुद्दा है, आएगा, जैसे कुड़नकुलम आ चुका है पर्यावरण के लिए, ये उसमें लोग विरोध कर रहे थे लोग, अरावली का आएगा। अब ये अपन देखें प्रश्न पे आते हैं तो इसके, चलो मैं बता देता हूँ आंसर ही बता। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने इस अनुच्छेद के तहत ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, छाता विधान कहते हैं इसका, थोड़ा सा डिटेल मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1927 पे जाएंगे। ब्रिटिश भारत में एक भारतीय वन अधिनियम करके आया था, भारतीय वन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद 1972 वाला आई थिंक आप सभी को याद होगा। 72 वाला अगर याद नहीं है फिर तो बड़ी विडंबना है कि हमको याद नहीं है। तो 72 में क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन्य, अच्छे से लिख दूं इसको, है ना, 1927, 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट। एक स्लाइड ले लें, चलो इसी पे लिख दूंगा, ये इंपोर्टेंट है, इसको देख लेना। फिर एक 74 में आएगा 1974, ठीक है। तो इसमें 74 में आ जाएगा आपका जल प्रदूषण निवारण, जल वाला आ गया 74, चल क्यों 74 याद कर लो। फिर आप ये याद कर लो, वन्य जीव आपका, सॉरी, ये तो 86 तो आ ही गया है। एक 2002 वाला कर लो, जैव विविधता अधिनियम, इंपोर्टेंट है। फिर एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, एनजीटी जिससे बना है, एनजीटी 2010, जैव विविधता, ये इंपोर्टेंट है, ये बहुत, जैव विविधता अधिनियम 2002, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी दी है अपन वो देख लो ना। हाँ, एक ये आ गया, ठीक, ये तो यही हो गया। ये यार कोई ऐसा ही नहीं है, ये बायो, ये है आपका जैव चिकित्सा से रिलेटेड, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ना, इसका अपशिष्ट नियंत्रण एवं निवारण करके, तो आपका ये आएगा, ये वायु से आ जाएगा, है ना। तो जल हो गया, वायु हो गया, वन हो गया, तो आपका और ये पर्यावरण हो गया। इतनी चीजें हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। तो हमारा कोई भी प्रश्न आता है तो हमको इस तरीके से आगे चल के तैयारी करनी है, ठीक है। समुदायों का संपूर्ण क्रम जो किसी दिए, ये बायोलॉजी जैसा उसका पर्यावरण का है, तो ये एक्सपर्ट हमारी बताएंगे, आंसर मैं बता देता हूँ। बी, पारिस्थितिक अनुक्रमण में समुदायों का जो पूरा क्रम एक बाद आता है उसे ये, इसको आप देख लेना, मेरी सलाह ये रहेगी, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, हमारी भी टीम आपको बताएगी। एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर बनाया। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, बढ़िया बढ़िया प्रश्न, ठीक। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, ठीक है। भारतीय, ये काय के लिए फेमस है ये भी बता दो, हाँ ये तो आपको पता ही होगा, ये है आपका शहर कोयला के लिए, है ना। इसको भारत की कोयला की राजधानी बोलते हैं इसको, कैपिटल ऑफ कोल, राजधानी, सिटी इसको बोलते हैं, ब्लैक डायमंड सिटी भी बोलते हैं, ब्लैक डायमंड सिटी।
ये उपनाम लिए जाते हैं। बहुत टाइम तक एक वो छोटा नागपुर का उपनाम आता रहता था, तो उसको भी कई बार पूछा गया। आपका कर्नाटक में एक खदान है, उसको भी कई बार पूछा गया। और ये झारखंड में है। बाकी तो देहरादून आपका ये आंसर। देहरादून में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह। ये भावनगर, इसमें एक वो है, जहाज तोड़ने का कारखाना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चंडीगढ़ में क्या है? अब चंडीगढ़ दो 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 राज्यों की दो प्रदेशों की राजधानी है। चंडीगढ़ एक सुनियोजित शहर है, एक बहुत अच्छा। इसको जो सड़कें समकोण पे काटती हैं, हड़प्पा का पढ़ते हैं ना अपन, ऐसे चंडीगढ़ में बहुत बढ़िया सुंदर शहर है। हम लोग निकल रहे थे तो हमारे ड्राइवर ने बताया था, जो टैक्सी हायर की थी, तो कहाँ से आ रहे थे हम लोग, तो उसने बताया, मैं भूल गया कहाँ पर, कि उसने बताया था कि सर यहाँ का आप एक बार देखें तो ये वास्तुशास्त्र में बहुत अच्छा शहर बताते हैं चंडीगढ़ को। ऐसे ही जानकारी के लिए बता दिया मैंने। भावनगर बताई दिया, धनबाद बताई दिया। नेक्स्ट, ये भी हो गया। 90 प्रश्न इसमें है। प्रदेश, मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 11-12 से 23-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी, कितनी गुनी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी? बताओ, अपन देखते हैं। इसमें 4 गुनी बढ़ी है लगभग, है ना। 4 गुनी कुछ हजार में थी, 38,000 में, और फिर वो 1.5 लाख से थोड़ा बहुत कम पहुंच गई है। आर्थिक सर्वेक्षण इतनी पहुंच गई है भाई। थी कितनी? 38,000 कुछ बता रहे हैं, तो 4 गुनी बढ़ गई है। विकास देख रहे हो कितना मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर को सम्मिलित हैं? तो बढ़िया कार्यक्रम है ये, आप एक बार गैस कर लें। किशोर किस वर्ष को बोला जाता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर 10 से 19 वर्ष का है। ठीक, तो किशोर अवस्था बोलते हैं। ये कार्यक्रम है पूरा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये हेल्थ डिपार्टमेंट चलाता है। तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा, राष्ट्रीय किशोर RKSK। ये हेल्थ वाले भयंकर जाते हैं इसका जागरूकता कार्यक्रम कराने, आप जाएंगे तो पूछना किसी से। अब वही आता है कि कोई अगर हमारे गांव में जागरूकता कार्यक्रम कराने आए, उससे पूछ लो क्या कार्यक्रम है, कौन से अभियान के तहत है, किस विभाग से आए हो, कब चालू हुआ था, ये उन्हीं से पूछने लग जाओ तो बता देंगे। आप घर जा रहे हो, लाडली बहना बहुत सारी आपकी आस पड़ोस में आपके घर में होंगे, उनसे पूछो पहले कितने रुपए मिलते थे, अब कितने रुपए मिलते हैं, कितने बढ़ गए, रक्षाबंधन पे कितने मिले थे, दीपावली पे कितने मिले थे, तो आपकी वो पूरी हो गई। कब से मिल रहे हैं, फिर वो याद करके बताएंगे 2 साल 2 हो गए, है ना, ऐसे करके फिर अपन वहाँ देख लेते हैं कि हाँ अच्छा, फिर अपन डेट देख लो, आपको परमानेंट याद हो जाएगा। आप कोई बुंदेलखंड का पता चले कि आला उदल की कहानी है, एक बार अपने घर में किसी बुजुर्ग से पूछ लो, पूरा आलाखंड सुना देगा, है ना। कि आप ईश्वरी को सुना देंगे लोग। आपके निमाड़ में जाओगे तो निमाड़ वालों, वहां से एक एक क्वेश्चन अपन घर में से ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके धार्मिक चीजें पूछ लो उनसे कि कुंभ कितने साल में होता, पहले कहाँ हुआ था, तुम कहाँ कहाँ गए थे, सब। तो वो सब चीजें ऐसे ही इनसे पूछ लो। 7 जनवरी 2014 से शुरू हुआ था। इसमें 10 वर्ष से 19 वर्ष की आयु लड़के और लड़कियों दोनों को शामिल किया जाता है। इसमें किया क्या जाता है, एक जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे सुरक्षित यौन संबंध को लेकर जागरूकता अभियान जाके बताना, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था होती है कि, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जागरूकता करना। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर हमारा विभाग भी करता है कि ऐसी एज होती है कि वो गृहस्थ आश्रम में पहुंचने के नजदीक होते हैं, आप कल्चर की भाषा में बोलें तो जैसे वहां सिखाया जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो ऐसे यहाँ भी हमारे भी अभियान चलते हैं, सरकार चलाती है। ठीक, इसमें आयरन और फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं कि कोई बच्चे में कोई कमी हो, जैसे बालिका होगी तो उसको आयरन दे देंगे, क्योंकि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारा ब्लड जाता है, तो उसको ध्यान रखा जाता है। हम ये बता देंगे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर भी आती हैं। स्वास्थ्य से लेके सारी चीजें जागरूकता कार्यक्रम है ये। मुख्य प्रश्न ही है, अगर अगला प्रश्न बनेगा तो ये बन सकता है। ठीक है, कौन सा विभाग चलाता है, तो हेल्थ चलाता है, हेल्थ एंड फैमिली
और विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में द बायोलॉजिकल, देखो ये 2002 का एक्ट है ना, जैव विविधता में संशोधन कब कर दिया इन्होंने, 2023 में कर दिया। तो 23 में कर दिया, तो जो गजट राजपत्र है वो उसमें प्रकाशित कौन सी डेट में किया है। नेक्स्ट आते हैं, अपन देखते हैं कि 3 अगस्त को किया था भाई साहब राजपत्र। आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं गलत बता रहा हूँ तो तुरंत गूगल कर लो, सीधा सीधा राजपत्र देखो, एक लाइन उसकी डेट देख के खत्म कर देना। किसी भी चीज को पढ़ने का यही तरीका है, ठीक है। इसमें डेट क्या है, ठीक। अरे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ये एनडीआरएफ बोलते हैं एक्चुअल में इसको। एनडीआरएफ जिले में भी ये लोग काम करते हैं, टीम होती है, फोर्स होता है। ये क्या करते हैं, जो भी आपदाएं होती हैं तो ये वो वॉलंटियर्स भी होते हैं इनमें। जैसे बाढ़ आ गई कहीं पे, कुछ आगजनी हो गई, कोई बिल्डिंग टूट गई, तो यही टीम आती है बचाने। तो अभी हमारे यहाँ भी एक इन्होंने डेमो दिया था, तो बढ़िया उन्होंने दीवार बना के, एक बिल्डिंग टूट जाएगी तो उसमें कैसे घुसते हैं, पूरा डेमो। जैसे वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो एनडीआरएफ हम मुद्दे पे आते हैं कि कहाँ पे है, तो इसके आंसर पे आते हैं, नागपुर में है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा। ये दक्षिणी उसका है, महाराष्ट्र में है, दक्षिणी क्षेत्र का नागपुर में है, और भी होंगे ये। और ठीक है, 2005 आपदा प्रबंधन अधिनियम, एक अधिनियम यहाँ आ गया अपना, ये भी इम्पोर्टेंट है 5। ये 2005 के अधिनियम के तहत इसको 2006 में बनाया था, है ना, इसका गठन किया गया था, ठीक, ये लिखा है। मैं उस टाइम बोला था सांची, खजुराहो, भीमबेटका, धार की गुफाएं, उज्जैन, आपका वो कौन सा है, एरन, ऐसे बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उनसे प्रश्न आते ही आते हैं। और ये पेटेंट शहर है, ओमकारेश्वर हुआ आपका, तो और एक जनजाति हुई, तो कम से कम 20 प्रश्न तो आपके आउट है हमेशा। ये देखो आ गए भीमबेटका में, बाकड़कर ने 57 में की थी, आंसर ये हो जाएगा। विष्णु बांगड़कर ने भीमबेटका गुफाओं में श्रेणी खोज की 2003 में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल हो गया था, ठीक। अब देखो हमको इससे क्या पढ़ना है कि हमको अब यूनेस्को, इसको भीमबेटका हम लोग गए थे, इसमें बढ़िया चित्र बने हुए पत्थरों पे, पता नहीं कौन से कलर उन्होंने यूज किए, अभी तक मिटे ही नहीं है वो। कोई तीर चला रहा है, कोई कुछ, मतलब ऐसा शिकार वाला है, कुछ ऐसे ऐसे कुछ कुछ चित्र हैं, हम लोगों ने काफी टाइम में देखे हुए। तो इसमें अब यूनेस्को में कौन कौन से शामिल है ये हमारा बनता है, ठीक। तो एक तो खजुराहो है, खजुराहो के मंदिर, ये आप पढ़ लेना है, ठीक है। आपका सांची है, और एक यही है। फिर इसके 15 अस्थाई, अस्थाई सूची में भी होंगे 15, वो देख लेना। और अभी शायद सतपुड़ा और एक और कौन सा है वो याद आएगा तो, एक को सतपुड़ा और कौन सा है, चलो, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, मैंने उस दिन बताया था कि अपने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल इसको लेके बहुत चिंतित हैं और बहुत जगह वो बोलते भी हैं, ठीक। सिकल सेल, किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ठीक। ये आंसर इसका, आजादी के कितने वर्ष हो जाएंगे, 100 वर्ष। तो आजादी के 100 वर्ष को अमृत महोत्सव मन रहा है ना, तो ये भी हम उसको कर लेंगे। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी ने शहडोल में आए थे, ये शहडोल में एक कार्यक्रम किया था, तो इसमें लिखा है क्या, शहडोल, ये लिखा है, ठीक। एक कार्यक्रम किया था, तो वहां पे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की थी। 47 लक्ष्य रखा है अभी, मुख्यतः ये एक्चुअल में, अब आप सिकल सेल को पढ़ लेना। एनीमिया का मतलब तो जानते ही, ब्लड कम होता है, ठीक है, एनीमिक होता है कोई। तो सिकल सेल क्या होती है, इसकी आरबीसी एक कोई अर्धचंद्राकार ले लेती है। हम उस कार्यक्रम में कोई हमको बता रहा था, जितना याद है, तो
ऐसा कुछ ले लेती है। हाँ, एक डॉक्टर साहब थे वो बता रहे थे। तो इससे क्या होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है, और बायोलॉजी वाला और अच्छे से बताया, रक्त का प्रवाह होता है यानी कि हीमोग्लोबिन एस कुछ पेरेंट्स के अनुवांशिक गुणों में, वो उसके कारण ही होता है। अनुवांशिकता बीमारी है, एक काय से संबंधित है, प्रभाव क्या होगा, रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, ठीक है। ये इस बीमारी की खासियत होंगी। तो ये कुछ चीजें इससे प्रश्न बन सकते हैं, बाकी के आप और देख लेना। नेक्स्ट है, उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा, ये बहुत फेमस, तो पता नहीं कितनी बार आ गया यार, और कितनी बार पूछोगे इसको। उचेहरा सतना जिले में स्थित है। कांसा, कांसा जानते हो, कांसे की थाली, ऐसा। अब तो ये यहाँ पे है सतना में, इतना ही पढ़ते आए हैं, हमें तो नहीं आता है। और ये एक बार नहीं कई बार आ है, ये भी रिपीट प्रश्न है। बाघ जिला धार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बढ़िया प्रश्न आते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न आप बड़े अच्छे से पढ़ लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इससे जो पहला प्रश्न आया था, पांडव गुफा पूछा जा चुका है, एक बार पूछा गया, एक और पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा पूछा जा चुका है। मैं बता दूं, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी गुफा है, ये पूछा जा चुका है। ये पूछा चुका है कि ये बाघ की गुफाएं कहाँ हैं। तो 3, 1, 2, 3 और मुझे याद आएगा तो बताता हूं। तो दूसरी पांडव गुफा है, चौथी आपकी रंग महल है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं इनके, इस पे क्या नाम से, इस गुफा की छत पे और दीवारों पे बढ़िया बढ़िया से चित्र बने हुए हैं। तो उसमें इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रंग। और इसमें एक बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की प्रतिमा, क्या बोलते हैं उसको, पद्मपाणि, बोधिसत्व पद्मपाणि करके एक इनकी वो है प्रतिमा। और ये अजंता अजंता की गुफा है ना, उसके जैसी है। तो ये बुद्ध धर्म से इसलिए संबंधित है। और दूसरा है इसमें इसमें और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 5 से जो भी है इसमें, मतलब अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप एक बार क्या है, इनको बहुत अच्छे से देख लें। इसको हाथी हाथी गुफा होगी, हाथी खाना, ऐसे करके ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, चौथी हो गई, कुल कुल 9 गुफाएं हैं, ये ठीक है। अब ये उदयगिरी की गुफाएं पढ़ लो, उज्जैन की गुफाएं, धारदाजी की गुफाएं भोपाल, आपकी ग्वालियर की पढ़ लो, है ना, ये सब आप पढ़ लेंगे तो कवर हो जाती है प्रश्न, ठीक। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है, आ गया प्रश्न, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल आंसर है, आपको बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, मौका ही नहीं ये, ठीक है। एक तरफ पूर्वी घाटी, एक तरफ पश्चिमी घाटी, ठीक। नीलगिरी की, इनका, हाँ इनका भी मैं वो बता रहा था ना, चोटियां उत्तर से दक्षिण और ऊंचाई के आधार पे, ये जरूर पढ़ लेना। कई बार आ चुकी है प्रश्न, कई बार आता है, कौन सी चोटी किस प्रदेश में, ये भी आता है, ठीक। ये तो मजा आता है इनको पढ़ने में। छतरपुर के चरण पादुका, ये अभी तक आ रहा है प्रश्न, पता नहीं कब से प्रश्न आ रहा है ये। एक बार कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड किसे कहते हैं, इसमें ये पूछा गया है इसके लीडर कौन थे। ये पूछा जा चुका है कि ये किस नदी के तट पर है। ये पूछा जा चुका है किस जिले में है, ठीक। गोलीकांड, ये तो सबको याद रहता है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उर्मिल नदी है, ये डेट 14 जनवरी होगी, ठीक है। 14 जनवरी 31 के दिन छतरपुर में ये इन्होंने ये सही एक, इसमें ये लिखा है, देखो, जलियांवाला बाग, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है, ठीक। अब इसमें स्वतंत्रता सेनानी सरजू दुआ करके था, उसको अरेस्ट करके 4 साल की सजा दे दी थी। 21 को जेल भेज दिया था। और इसमें आपका हल्का ये देख लेना, ये पूछे नहीं गए हैं। नेक्स्ट है आपका टूरिया जंगल सत्याग्रह, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी ही बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न भी आप ये समझें,
इसमें अब देखो ये प्रश्न मेरे को ऑप्शन देख के लग रहा है ये गलत होने की बहुत संभावना रहती है, मतलब हमारे हमसे। अब इसमें आप इसको हटा दोगे, इन दोनों में कंफ्यूज हो गई। जिसने पेपर दिया होगा वो समझ गया होगा कि हाँ यार इन दोनों में भी कंफ्यूज हुआ था, ऐसा वो सोच रहा होगा। अब मैंने भी ये प्रश्न पहले पढ़ा हुआ है, तो मैंने फिर उसको जब डिटेल में पढ़ा तब मैं उस समय मेरे को याद आया, ये नाम देख के मुझे थोड़ा सा मजा आया कि हाँ बढ़िया प्रश्न है। टूरिया इसमें मुंह का लोहार। अब देखो प्रश्न पूछ रहा है नेतृत्व, क्योंकि इन्होंने क्या पूछ लिया है, नेतृत्व पूछ रहा है वो। शामिल तो इसमें एक व्यक्ति और है इंपोर्टेंट, दुर्गा शंकर मेहता। ये भी इंपोर्टेंट, शामिल होना और नेतृत्व करना अंतर है दोनों में। तो वो लीडर पूछ रहा है आपका कि इसमें लीडर कौन है, ठीक। सिवनी जिले में 1930 में हुआ होगा, लीडर ये है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। टूरिया जंगल सत्याग्रह में मुकलवार जैसे स्थानीय नेताओं का नेतृत्व हुआ था 1930 में। डेट पूछे तो सत्याग्रह सिवनी जिला हो गया, क्षेत्र आ जाएगा, टूरिया जंगल का नाम है। ब्रिटिश शासन ने वन से संबंधित कोई जंगल के कानून लागू किए, तो वहाँ के जो आदिवासी जंगल जल जंगल जमीन पे वो लोग रहते हैं, तो इन्होंने उसका विरोध किया। तो ये एक साथ जंगल में मतलब उनके नियम जो उन्होंने बनाए, तो वो ये लोग गए और वहाँ पे ये आंदोलन किया। फिर वही ब्रिटिश आए, उन्होंने गोलियां बरसाते हैं, लड़ाई जो है किसी को जेल भेज देते हैं। अब इससे संबंधित देखो एमपी में घोड़ा डोंगरी ये पूछा जा चुका है, झंडा सत्याग्रह पूछा जा चुका है, और ये पूछे जा चुके हैं। 57 की क्रांति के जितने सेनानी है सब पढ़ लो आप। ठीक है, इसमें इतना ही है। आपके 100 प्रश्न पूरे कर चुके हैं हम। और आपको जो एक प्रश्न पत्र है 2025 का, वो मैंने मेरा पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और मेरा समझ में आए, मेरा फैक्ट देने से ज़्यादा मेरा ये फोकस रहा है कि आप लोग कैसे आंसर गेस कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और दूसरा मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि समसामयिक करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ते जाएं। आप जैसे भी पढ़ें उसको देखें, न्यूज़ देख के पढ़ सकते हैं, डिस्कशन करके पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र जो पूछे गए अभी तक उनको ध्यान में रख के, और आपको सिलेबस है उसको ध्यान में रख के, एक चीज़ हमेशा याद रखना, सिलेबस पूरा ख़त्म कर लेना। सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। और समय आपका शुरू हो गया है, आप बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एक और मेरी सलाह ये रहेगी कि अब इधर उधर के बहकावे में ना जाएं। आप अपने ही दिमाग से एक वो करें कि मुझे किस तरीके, आप क्या सोचते हो कि इस तरीके से मैं सक्सेस हो जाऊंगा, आप उसी तरीके से पढ़ाई करें, निश्चित सक्सेस होगे। दूसरा ये भी है कि मध्य प्रदेश पीएससी का ट्रेंड पकड़ें कि किसके प्रश्न कम हो रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं। तो अभी कल्चर, करंट अफेयर, ये प्रश्न थोड़े बढ़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। कल्चर को थोड़ा महत्व मिलेगा इस बार भी। तो इसी के साथ बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करें। और अगले अगले उसमें हम जो 2024, 23, 22 ये मैं प्रयास करूँगा कि वो भी मैं इसी तरीके से आपको बताऊं। धीरे धीरे करके हम एक मैं पूरा कंक्लूजन आपको बताऊंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कैसे सब चीज़ें। और मैं आपके साथ पूरा अप्रैल तक रहूँगा। किसी का भी कोई प्रश्न हो, कोई कुछ भी पूछना चाहता हो, कुछ बताना चाहता हो, मेरे वीडियो में कुछ कमियां दिखती हों वो बताना चाहते हो तो स्वागत है। पर आप वीडियो को देखें। और मैं ये भी चाहूँगा कि मैं आज एक अपने मन की बात बस ऐसे ही बताना चाहता हूँ। अंत तक वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, इसलिए मैं ये बात लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि मेरे से लोग पूछा भी कई लोगों ने कि आप क्यों, मतलब ऐसा क्या है। तो एक तो मुझे पढ़ाने का शौक है, दूसरा ये है कि मैंने वो देखा है कि गाइडेंस क्या चीज़ होती है। मतलब हम उस एरिया से, उस जगह से आते हैं जहाँ गाइडेंस की, मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे भी थी। और मतलब मैंने बहुत अलग तरीके से, मेरे मेरे जो दोस्त लोग भी रहे, हम एक ही बैच के
एक ही साथ वालों एक दूसरे को गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, और पता नहीं कैसे पढ़ते रहते थे, पर हम पढ़ लेते थे। तो मैं इसलिए कि जो मेरा गांव है उससे बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और मेरे एरिया से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ नवोदय विद्यालय में, उस स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे बच्चे होते हैं 12th के बाद उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। मैंने इतना अच्छा टैलेंट को, इतने अच्छे टैलेंटेड लोगों को मतलब बर्बाद नहीं बोलूंगा मैं, अच्छे टैलेंटेड लोगों को ऐसे देखा है कि उनमें जितनी क्षमताएं थी वो वहां नहीं पहुंच पाए। तो उस चीज का मुझे बहुत दुख होता है। तो कभी भी कोई भी मुझसे पूछ सकता है, मिल सकता है। इस लालटेन स्टडी के माध्यम से इनके नंबर होंगे, इनको आप बताएंगे तो ये भी बात पहुंचा देंगे, कमेंट कर देंगे, मैं खुद ही उसका जवाब दे दूंगा। तो इसलिए मेरा ये मकसद होता है कि जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है और उचित गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, मैं उनके लिए तत्पर हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र से, मेरे आसपास से सब लोग सिलेक्ट हों, अच्छी अच्छी जगह पे जाएं। और जितने भी लोग हैं जो अ, वो लोग कहते हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, जिनके घर वाले ये कहते हैं, उनको बता दूं कि मैंने तैयारी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ा, नवोदय में पढ़ा, नवोदय के बाद एक जो अब अटल बिहारी वाजपेयी GACC हो गया, उस कॉलेज में पढ़े फ्री में। कोचिंग भी वहाँ एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ लगती थी, उसमें पढ़ लिए, वहाँ बढ़िया ग्रुप बन गया। DAV की लाइब्रेरी में पढ़ते थे। तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इन चीज़ों में। ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शुभ रात्रि और शुभकामनाएं।